दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत सांख्य योग के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। विद्यार्थियों के साथ अब तक जो चर्चा हुई है उसमें प्रकृति और पुरुष दो तत्वों के विषय में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की है। प्रकृति और उसके गुणों के विषय में विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं। हम ये देखेंगे कि सांख्य दर्शन में जो दो मूल द्रव्य स्वीकार किए गए हैं उनमें से दूसरा तत्व, दूसरा द्रव्य पुरुष है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि सांख्य दर्शन एक कॉस्मोलॉजी यानी कि सृष्टि विज्ञान है, और क्योंकि प्रकृति स्वरूपतः जड़ है, अतः चेतना की व्याख्या किस प्रकार संभव है। देखिए, जब हमने सत्कार्यवाद का अध्ययन किया था और प्रकृति के गुणों का अध्ययन किया था, तब हमने ये देखा था कि एक सारा मैकेनिकल एवोल्यूशन पूरा एक जड़ से जो उत्पन्न होने वाली जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, यानी कि जितना भी जड़ संसार है, उसकी उत्पत्ति की व्याख्या हम प्रकृति के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं सांख्य दर्शन के अंतर्गत। किंतु प्रश्न यह है कि प्रकृति केवल जड़ नहीं है, प्रकृति में चेतन द्रव्य भी, चेतन तत्व भी पाया जाता है। तो यदि प्रकृति पूर्णतया जड़ है, स्वरूपतया जड़ है, उसमें किसी भी प्रकार की चेतना नहीं है, तो संसार में, सृष्टि में चेतना की व्याख्या किस प्रकार संभव है। और हमने सांख्य दर्शन की प्रारंभिक जब समझ लेने की कोशिश की थी, हमने तभी ये देखा था कि सांख्य दर्शन दो प्रकार के दो द्रव्यों को स्वीकार करता है, जिसमें से जड़ की व्याख्या, पूरे के पूरे जड़ जगत की उत्पत्ति की व्याख्या, प्रत्येक जड़ वस्तु की व्याख्या प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति के माध्यम से होती है। अब हम ये देखेंगे कि पूरी सृष्टि में चेतना की व्याख्या किस प्रकार होती है, अथवा चेतना के लिए उत्तरदायी द्रव्य क्या है और वह किस प्रकार से योगदान करता है, या उसकी क्या भूमिका रहती है चेतन जगत में चेतना की उत्पत्ति की दृष्टि से। तो सांख्य दर्शन में स्वीकार किए गए दो द्रव्यों में से एक द्रव्य पुरुष है। पुरुष चेतना का सिद्धांत है, पुरुष ही आत्मा है, जिसको अन्य दर्शनों में आत्म तत्व कहा गया। वह सांख्य के अनुसार पुरुष ही वह आत्मा है। पुरुष सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहने का क्या तात्पर्य है कि पुरुष विषय नहीं है। प्रकृति क्या है? प्रकृति और प्रकृति के उत्पाद विषय हैं। वह किसी के द्वारा जाने जाने योग्य है, किंतु जो जानने वाला है वह पुरुष है। अर्थात प्रकृति अथवा प्रकृति से उत्पन्न वस्तुएं उपयोग की वस्तुएं हो सकती हैं, किंतु उन वस्तुओं का उपयोग करता पुरुष है। पुरुष ज्ञाता है। देखिए, हमने पहले भी ये देखा है कि ज्ञान की प्रक्रिया में कम से कम 3 प्रमुख घटक और संबंधी होते हैं, जिसमें से एक होता है ज्ञेय, अर्थात वह वस्तु, वह विषय जिसको कि जाना जाए, और दूसरा वह जिसे हम ज्ञाता कहते हैं, जो विषयों को जानता है, जो विषयों का ज्ञान करता है। तो ज्ञान के व्यापार में ज्ञान की उत्पत्ति के लिए या ज्ञान की संभावना के लिए ज्ञाता और ज्ञेय सामान्यतया यह दो ध्रुव स्वीकार किए जाते हैं। तो यदि एक ध्रुव ज्ञान के विषय हैं, ज्ञान की वस्तुएं हैं, तो दूसरा उसका दूसरा उसका ध्रुव ज्ञाता है। तो प्रकृति और प्रकृति के उत्पाद ज्ञेय हैं, उपयोग की वस्तुएं हैं, विषय हैं, जिनका विषयी, जिनका ज्ञाता
या जिनका उपयोग करता सांख्य दर्शन में पुरुष को स्वीकार किया गया है। पुरुष इज द कॉन्शियस सब्सटेंस। जैसे यदि एक ओर प्रकृति जड़ द्रव्य है तो दूसरी ओर पुरुष को चेतन द्रव्य स्वीकार किया गया है। पुरुष इज एन ऑल परवेडिंग इटर्नल कॉन्शियसनेस। यह चेतना कुछ ऐसी चेतना नहीं है जो शरीर के साथ में उत्पन्न होती है और फिर शरीर की मृत्यु के साथ में इसका लोप हो जाता है। जिसे हम पुरुष द्रव्य कहते हैं, वह पुरुष कैसा है? वह ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापी। वह किसी एक निश्चित स्थान में वर्तमान रहने वाली सत्ता नहीं है। जिस पुरुष द्रव्य की बात कर रहे हैं वह पुरुष कैसा है? वह ऑल परवेडिंग है। देखिए, द्रव्य की परिभाषा में ऑल परवेसिवनेस, सर्वव्यापता बाय डिफॉल्ट मौजूद रहती है। जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ द्रव्य है तो उसका सर्वव्यापी होना उसके आवश्यक लक्षणों में शामिल होता है। तो अगर हम पुरुष को द्रव्य स्वीकार करते हैं, यह बात मान लीजिए कि इतनी स्पष्ट रूप से पुस्तकों में न भी की जाए तो द्रव्य की अवधारणा के अंतर्गत उसकी सर्वव्याप्तता भी निहित रहती है। तो पुरुष कैसा है? पुरुष चेतन है, सर्वव्यापी है और इटर्नल है। इटर्नल का मतलब वह अजर है, वह अमर है, वह सदैव रहने वाला है। उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। पुरुष इज नॉट समथिंग दैट possesses कॉन्शियसनेस। आमतौर पर यह भ्रम उत्पन्न होने लगता है कि पुरुष एक ऐसी सत्ता है जिसमें चेतना है, जो चेतन हो जाता है। नहीं, पुरुष में चेतना नहीं होती, पुरुष स्वरूपतः चेतन होता है। अर्थात जो चेतन द्रव्य है पुरुष का स्वरूप ही चैतन्य है। ऐसा नहीं है कि पुरुष में चेतना आ जाती है, पुरुष में से चेतना फिर कभी प्रकट होती है और कभी चेतना का लोप हो जाता है। नहीं, पुरुष स्वरूपतः चेतन है। चेतना पुरुष का आगंतुक गुण नहीं है। चेतना पुरुष में, पुरुष के अस्तित्व के साथ में सदैव विद्यमान रहने वाला एक गुण नहीं है, स्वरूप है। इट्स नॉट एन एट्रीब्यूट बट पुरुष इज कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। जिसे चेतना कहते हैं वही पुरुष है। कॉन्शियसनेस इज द एसेंस ऑफ पुरुष। चेतना पुरुष का सार है। द नोअर एंड द सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया कि पुरुष ज्ञाता है। यदि ज्ञान है तो ज्ञान की वस्तुएं हैं, और यदि ज्ञान की वस्तुएं हैं तो उन्हें ज्ञात करने वाली भी कोई सत्ता आवश्यक रूप से हमें माननी पड़ेगी। और वह सत्ता सांख्य के अनुसार क्या है? वही सत्ता पुरुष है। पुरुष इज दी सब्जेक्ट, विषयी है। विषय और विषयी, प्रमा और प्रमाता। तो विषय, संसार में हम ये देखते हैं कि सृष्टि और सृष्टि के इवोल्यूट्स, उसके उत्पाद, ये सब चीजें जितने भी उत्पाद हैं यह विषय हैं। और इन विषयों का विषयी कौन है? इन विषयों का विषयी पुरुष है। ऑब्जेक्ट्स आर नोन बाय कॉन्शियसनेस। विषय चेतना के द्वारा जाने जाते हैं, ज्ञात होते हैं। पुरुष इज thus द नोअर ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। इस प्रकार पुरुष समस्त विषयों का, समस्त ज्ञेयों का ज्ञाता है। पुरुष इज ऑलवेज द सब्जेक्ट विच कैन नेवर बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। पुरुष सदैव ही विषयी है। पुरुष सदैव ही ज्ञाता है। पुरुष कभी भी स्वयं विषय नहीं बन सकता। पुरुष कैन नेवर बिकम एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है, विषय जो है, वह प्रकृति रहेगी और सदैव ही प्रकृति और प्रकृति के उत्पाद रहेंगे। पुरुष को कभी भी ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता। देखिए, जो ज्ञाता है वह ज्ञात करता है, वह स्वयं ज्ञान का विषय नहीं होता। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान का ज्ञाता, ज्ञान को करने वाला, ज्ञान का विषयी पुरुष है और ज्ञान के विषय
ज्ञेय पदार्थ, यह सब क्या है? यह प्रकृति और उसके उत्पाद हैं। तो हम नटशेल में हम समराइज करते हुए पुरुष के लक्षणों के बारे में निम्नलिखित बातें कह सकते हैं, जो आप जिनकी व्याख्या एक एक करके कर सकते हैं। पुरुष इज निस्त्रैगुण्य, पुरुष गुणों से शून्य है और कैसा है? स्वरूपतः चेतन है। पुरुष उदासीन है, वह कुछ चाहता नहीं है, वह इंडिफरेंट है। प्रकृति और प्रकृति में चाहे जो कुछ भी होता रहे, प्रकृति की सृष्टि क्रिया चलती रहे, उसका विरूप परिणाम होता रहे, उसमें वापस प्रलय हो और प्रकृति के गुण साम्य अवस्था में पुनः स्थापित हो जाएं, कुछ भी हो, पुरुष किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी क्रिया से, किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होता है। स्वरूप है, मूल पुरुष की हम बात कर रहे हैं। पुरुष अकर्ता है, पुरुष को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष किसी क्रिया में संलग्न नहीं होता, संलिप्त नहीं होता, वह सदैव अक्रियाशील रहता है। पुरुष केवला है। केवला कहने का मतलब क्या है? नित्य मुक्त है। पुरुष बंधन में नहीं पड़ता। स्वरूपतः पुरुष कैसा है? स्वरूपतः पुरुष मुक्त है, वह किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है। पुरुष साक्षी है। साक्षी कहने का क्या अर्थ है? चेतना है। पुरुष का स्वरूप क्या है? पुरुष का स्वरूप चैतन्य है। यहां पर पुरुष के सामने घटित होने वाली, उसके सम्मुख कुछ भी घटित होता है, वह पुरुष को दृष्टिगत अवश्य होता है, किंतु वह सप्रयास दृष्टिकरण नहीं है। वह देखने की सप्रयास की गई क्रिया नहीं है। होता है और पुरुष को दिखता है, लेकिन पुरुष देखने का उपक्रम नहीं करता है। पुरुष सदप्रकाश स्वरूप है। पुरुष जो चेतन स्वरूप है, वही प्रकाश स्वरूप भी है। पुरुष ज्ञाता है। ज्ञाता किस प्रकार से है? वह ज्ञान की क्रिया में संलिप्त हुए बिना भी जो कुछ घटित होता है, उसे वह जानता है। सांख्य दर्शन ने पुरुष के ये लक्षण बताने के बाद में पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं। यदि हम सांख्य कारिका की दृष्टि से बात करें तो ईश्वर कृष्ण ने कारिका नंबर 17 में पुरुष के अस्तित्व के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। कुल 5 प्रमाण, कुल 5 प्रगाढ़ तर्क सांख्य कारिका में हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी चर्चा हम आगामी लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।